इन्वेस्टिंग इन पीपल यह बुक ह्यूमन रिसोर्स पर एक रोशनी डालती है जो कि एक सक्सेसफुल कंपनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है जिसे अक्सर वैल्यू नहीं दी जाती है दोस्तों और अप्रिशिएट नहीं किया जाता। एक क्लेवर पर्सोनल स्ट्रैटेजी एक कंपनी की परफॉर्मेंस को अच्छे से ट्यून कर सकती है और एम्प्लॉय की भलाई को बूस्ट कर सकती है। यह बुक एक इजी टू फॉलो 4 स्टेप प्रोसेस प्रोवाइड करती है जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज स्ट्रैटेजीज को इंप्रूव करती है। दोस्तों इस किताब के ऑथर हैं वेन एफ कैसियो जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में एक बेहद उम्दा प्रोफेसर हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो डेनवर में ग्लोबल लीडरशिप में रॉबर्ट एच रेनॉल्ड्स चेयर को होल्ड किया है। जॉन बॉड्रू यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के मार्शल स्कूल ऑफ बिजनेस में सेंटर फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोफेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च डायरेक्टर हैं। आइए दोस्तों इन्वेस्टिंग इन पीपल किताब की इंग्लिश बुक समरी को सुनते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि क्यों इफेक्टिव एचआर सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है और आप कैसे इसे अचीव कर सकते हैं। क्या आप ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पैशनेट हैं दोस्तों? शायद नहीं। बिजनेस के सभी एरियाज में पर्सनल मैनेजमेंट को सारे रूल्स में सेक्सी की तरह ट्रीट किया गया है। इस तरीके का एटीट्यूड एचआर को एक फॉरगॉटन जोन बना देता है जहां मैनेजर्स एक्टिविटीज के प्रति लापरवाह हो जाते हैं जब तक कि यह एक्सपेंसिव नहीं हो जाती। हाँ दोस्तों, फिर भी एचआर एक बिजनेस के फायदे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। यहाँ इससे जुड़ी एक बॉटम लाइन है जो कंपनीज अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजीज को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करती जाती है वह उन कंपनीज की तुलना में बेहतर परफॉर्म करती है जो कि इस बात को इग्नोर कर देती है। तो दोस्तों यह समरी आपको बताएगी कि ह्यूमन रिसोर्सेज कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है और किस तरीके से आप अपनी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट को बेहद स्ट्रांग बना सकते हो। तो इस समरी में आप ये सभी बातें डिस्कवर करेंगे। आइए इसको सुनते हैं। बस एक ग्रेट एचआर और आपकी कंपनी शाइन करेगी, एक पुअर एचआर और आपकी कंपनी सफर करेगी। एचआर को अपने रिस्क पर ही इग्नोर करें। हाँ दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स को अपने रिस्क पर ही इग्नोर करें। एक कंपनी के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज एक मेन ड्राइव की तरह जाना जाता है, लेकिन इस बात को बमुश्किल ही अप्रिशिएट किया जाता है दोस्तों। हर मैनेजर अच्छे एम्प्लॉय रखने और उनको मेंटेन करने में इसकी इंपॉर्टेंस जानता है, लेकिन अगर आपको बोला जाए तो क्या आप अपनी खुद की पर्सनल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज की अच्छाइयां और उसकी बुराइयों को क्लियर कर सकते हैं? कई मैनेजर्स एचआर के साथ बैलेंस नहीं बिठा पाते हैं, कभी कभी तो वो उसके साथ गड़बड़ भी कर देते हैं। फैक्ट ये होता है दोस्तों कि ह्यूमन रिसोर्सेज इस बात को डिसाइड करने का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आपकी कंपनी ग्रो करेगी या डूबेगी। तो क्यों हम अक्सर एचआर को उसकी इफेक्टिवनेस से तोलते हैं जबकि यह एक एफिशिएंट एलिमेंट है। आप शायद इफेक्टिव मार्केटिंग और रेवेन्यूज के बीच कनेक्शन इजीली देख पाते होंगे, लेकिन एचआर और फाइनेंशियल सक्सेस के बीच में लिंक को पहचानना थोड़ा ट्रिकी होता है। इसी वजह से बिजनेस लीडर्स ह्यूमन रिसोर्सेज इश्यूज के प्रति न्यूट्रल रहते हैं और सिर्फ कॉस्ट एफिशिएंसी के बारे में ही स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। लेकिन एक गुड एचआर के एडवांटेजेस क्लियरली देखे जा सकते हैं दोस्तों। कंपनीज एम्प्लॉयज की क्वालिटी और कमिटमेंट पर डिपेंड होती है। यहां तक कि हे ग्रुप की वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज की लिस्ट भी बताती है कि जो कंपनीज उनके लोगों को एक वैल्यूएबल एसेट की तरह ट्रीट करती है वह ज्यादा सक्सेसफुल रहती है। डिसीजन मेकिंग और एक कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के बीच एक विजिबल और समझने योग्य कनेक्शन बनाना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। लेकिन ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? इसका एक पावरफुल ऑप्शन है लैम्प फ्रेमवर्क। हाँ दोस्तों, ये एक शॉर्ट फॉर्म होता है जो लॉजिक, एनालिसिस, मेजर और प्रोसेस के लिए दिया गया शब्द है। लैम्प, LAMP। लैम्प किसी प्रॉब्लम के पीछे के लॉजिक को समझने, उसे मेजर करने के सही तरीके खोजने, डेटा का एनालाइज करने और आपके द्वारा खोजे गए इश्यूज पर रिस्पॉन्स करने के लिए एक प्रोसेस बनाने के बारे में होता है दोस्तों। अपने एचआर प्रोसेसेस पर अपने खुद के लैम्प को चमकाना कैसा है दोस्तों? तो अगर आप ये बात सीखना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से आगे के पैराग्राफ्स को सुने दोस्तों। रियल एचआर प्रॉब्लम के कई कारणों का पता लगाने के लिए एक लॉजिकल फ्रेमवर्क को स्थापित कीजिए। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। जब कोई कंपनी सक्सेस को मेजर करना चाहती है तो वह क्या करती है दोस्तों? ज्यादातर कंपनीज बस डेटा को देखेंगी, लेकिन अगर आप बस नंबर्स ही गिनते रह जाएंगे तो आप कुछ गहरे इश्यूज से चूक जाएंगे। बेटर डिसीजंस लेने के लिए आपको नंबर्स के पीछे के इश्यूज को देखना होगा। सबसे पहले लैम्प में एक क्लियर लॉजिकल फ्रेमवर्क L स्थापित करें जो आपकी कंपनी के कॉजेज और कुछ प्रॉब्लम्स के कारणों की पहचान करने से शुरू होता है।
अनुपस्थिति यानी एब्सेंटिज्म पर विचार करिए दोस्तों। सिर्फ नंबर्स को देखकर आपको पता चलता है कि एम्प्लॉइज अक्सर बीमार हो जाते हैं, लेकिन स्टडी से पता चला है कि यूनाइटेड स्टेट्स में सिर्फ 35% एब्सेंटी को पर्सनल इलनेस द्वारा समझाया जा सकता है। इसलिए आपको थोड़ा और गहरा देखने की जरूरत है दोस्तों। फैमिली इश्यूज, स्ट्रेस, पर्सनल इश्यूज या मेंटालिटी ऑफ एलिजिबिलिटी भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हाई एब्सेंटी रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। लेकिन ये एलिमेंट्स कैसे इंपॉर्टेंट है? अगर आप प्रॉब्लम की गंभीरता को समझने में हेल्प करने के लिए लॉजिकल फ्रेमवर्क स्थापित नहीं करते हैं तो एक क्लियर इशू नहीं हो पाएगा दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, एब्सेंटिज्म यानी अनुपस्थिति के लिए एक लॉजिकल फ्रेमवर्क इस तरीके से दिख सकता है कि एम्प्लॉइज अपने जॉब पर काम पूरा नहीं करते हैं तो बाकी के एम्प्लॉइज को उसे फिल करना पड़ेगा, जो या तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है या काम में रिजल्ट नहीं देता है। काम कम कंप्लीट होने का मतलब है आपके लिए हाई कॉस्ट, इसलिए एब्सेंटिज्म को कम करके आप कॉस्ट कम करेंगे। क्या अब यह लॉजिकल नहीं लगता है दोस्तों कि आपको अनुपस्थिति यानी एब्सेंटिज्म की गहराई तक जाने की जरूरत है? लैम्प स्ट्रक्चर का यूज करके आप ये पक्का करते हैं कि आप अपनी ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्सेज स्ट्रैटेजी में एक राइट प्रॉब्लम पर रोशनी डाल रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए अब मेजरिंग शुरू करने का वक्त आ गया है दोस्तों। डेटा का सिर्फ अच्छे से एनालिसिस ही आपको इश्यूज की गहराई तक जाने और सॉल्यूशंस को बाहर निकालने में हेल्प करेगा। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। दोस्तों, अगर आप कभी कॉलेज थीसिस पेपर से रूबरू हुए हैं तो आप ह्यूज डेटा के जरिए शिफ्टिंग चैलेंजेस को जानते होंगे, लेकिन सिर्फ एक बार जब आपके पास सभी जरूरी डेटा होते हैं तो ही आप एनालिसिस और राइटिंग का असली काम शुरू कर सकते हैं। एनालिसिस के बिना डेटा लैम्प में एक अच्छी थीसिस नहीं बना पाता है और ना ही ये एक अच्छी एचआर स्ट्रैटेजी बनाता है। जल्द ही कंक्लूजन्स यानी निष्कर्षों पर जाने से सावधान रहें, क्योंकि डेटा पर एक क्विक लुक आपको एक गलत नजरिया बनाकर गुमराह कर सकती है। इस तरीके की मिस्टेक्स आपका नुकसान कर सकती है दोस्तों। मान लीजिए कि आपको ऐसा डेटा दिया गया है जो दिखाता है कि हैप्पी चीयरफुल एम्प्लॉय हायर सेल से रिलेटेड है। आप एम्प्लॉय एटीट्यूड में इंप्रूवमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करके दूसरी शॉप्स में इस कोरिलेशन को फिर से रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करने का डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि प्रोग्राम एक्सपेंसिव होगा, लेकिन अगर ये सेल्स को बढ़ाता है तो यह कोशिश सफल होगी दोस्तों, राइट? पर दोस्तों यही काफी नहीं है। एक प्रॉपर एनालिसिस से यह भी पता चल सकता है कि एम्प्लॉय मोरल यानी उनका मनोबल सिर्फ कुछ शॉप्स में ही ज्यादा है, क्योंकि वहां पे कस्टमर्स एक डेमोग्राफिक से रिलेटेड हैं जो ज्यादा खर्च करते हैं। अगर ऐसा था तो आपका एक्सपेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम सेल्स को प्रभावित नहीं करता था। यह सिर्फ एक्सपेंसिव ही था दोस्तों, और इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, इसका कोई प्रभाव नहीं था। इसलिए एक्शन लेने से पहले एक प्रॉपर एनालिसिस करें, लेकिन यहां फूल नहीं बने दोस्तों। डिटेल्ड एनालिसिस अक्सर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और सिर्फ एक्सपर्ट द्वारा ही कंडक्ट किया जा सकता है। फिर भी यह जरूरी है कि सभी ह्यूमन रिसोर्सेज लीडर्स को एनालिटिकल मेथड्स की बुनियादी समझ हो दोस्तों। एचआर मैनेजर्स को रेगुलरली रिलेवेंट पब्लिकेशंस को पढ़कर बेस्ट प्रैक्टिसेस पर अप टू डेट बने रहने की जरूरत होती है। आपके एचआर चीफ को यह भी पक्का करना चाहिए कि आपके द्वारा हायर किसी भी एक्सपर्ट को आपकी कंपनी की सभी जरूरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पता हो, जैसे कि स्ट्रक्चर वैसे क्यों है, क्यों कुछ स्टाफ मेंबर्स वैसे काम करते हैं और क्यों शायद पहले कोई भी चेंजेस अप्लाई नहीं किए गए हैं। उचित मेजरमेंट टेक्निक्स को चूज करके आपकी एचआर प्रॉब्लम्स को दूर किया जाता है। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। पंक्चुअलिटी से लेकर टर्नओवर तक ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए मैट्रिक्स की एक पूरी सीरीज होती है दोस्तों, लेकिन एक मैनेजर के रूप में आप अपनी प्रॉब्लम के संबंध में अच्छी समझ के बिना कुछ नहीं सीख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, घटता हुआ एम्प्लॉय टर्नओवर एक जरूरी गोल की तरह लगता है। आपके एम्प्लॉयज ओवरऑल ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे और आप कम टाइम खर्च करने और पैसा खोजने और ट्रेनिंग रिप्लेसमेंट के लिए खर्च करेंगे दोस्तों। फिर भी सिर्फ टर्नओवर रेट्स को मेजर करने से आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी दोस्तों। अगर आप टर्नओवर रेट को कम करना चाहते हैं तो सबसे इजी तरीका कंपनी पोजीशंस के लिए रिक्वायर्ड स्किल लेवल को कम करना होगा। ज्यादा कैंडिडेट्स जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और जिन लोगों को जॉब पर रखा गया है वे कंपटीशन में बने रहने के लिए ज्यादा बेताब होंगे दोस्तों। लेकिन क्या यह अच्छी स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल भी नहीं।
आप एक सिंपल डेटा पॉइंट पर बेहतर रणनीति नहीं बना सकते हैं दोस्तों। अगर आप इश्यूज को समझना चाहते हैं तो आपको मेजर करना होगा। लैम्प के अंदर जो M है वो है मेजर। एक टर्नओवर प्रॉब्लम से ज्यादा इफेक्टिव तरीके से निपटने के लिए डिपार्टमेंट्स और पोजीशन द्वारा टर्नओवर रेट्स की कैलकुलेशन करने पर विचार करें दोस्तों। टारगेटेड वे से मेजर करने पर आपको जल्द ही और ज्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक हाई टर्नओवर रेट कंपनी को तभी नुकसान पहुंचाती है जब वह हाई लेवल पोजीशंस पर लागू होती है, लेकिन रैपिड टर्नओवर असलियत में आपकी कंपनी के स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस में कम फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आखिरकार नए एम्प्लॉइज कम प्रॉफिट दे पाते हैं और कुछ हॉलिडेज भी ले सकते हैं। ये जानते हुए भी आप उन ज्यादा वैल्यूएबल पोजीशंस के लिए कंडीशंस में सुधार कर सकते थे और कम रिसोर्सेज को बाकी के चीजों को डेडिकेट कर सकते थे। लेकिन क्या इससे एम्प्लॉइज खुश रहेंगे, यह एक अलग सवाल है दोस्तों। लेकिन लॉजिकल फ्रेमवर्क, एनालिसिस और मेजरमेंट टूल्स की एक अच्छी समझ के साथ आप अपनी HR प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने रास्ते पर अच्छी तरीके से खड़े हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाए, इसकी प्रोसेस को चेक करने का वक्त आ गया है दोस्तों। आपके कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस में लाने के लिए जरूरी है कि एक नॉन HR मैनेजर को बोर्ड में लाया जाए। इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं दोस्तों। HR प्रॉब्लम्स के रिसर्च में कड़ी मेहनत के बाद आपको यह पक्का करने की जरूरत है कि कंपनी को आपके नए नजरिए से फायदा होगा। दूसरे शब्दों में बोलें तो कंपनी मैनेजर्स को आपके नए HR प्रोसेसेस को सफल बनाने के लिए ऑन बोर्ड लाने की जरूरत है। अगर आप डिसीजन और कंडक्ट को शेप देने के लिए अपना नजरिया चाहते हैं तो आपको या आपके HR मैनेजर्स को ध्यान रखना होगा कि हर एक कंपनी ब्रांच की अपनी प्रायोरिटीज और फोकस हो। सेल्स टीम के लिए सेल्स नंबर्स साफ तौर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी ओर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एफिशिएंसी में वेस्ट और इसको कम करने में ज्यादा रुचि रखती है। इसलिए टीम मैनेजर्स के पास अलग अलग नॉलेज फ्रेमवर्क्स होते हैं जिसके साथ वे अपनी जॉब प्रायोरिटीज की रोशनी में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और समझते हैं दोस्तों। अगर आप सेल्स बढ़ाने के लिए किसी नए प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं तो एक सेल्समैन को उसकी सीट से बांधा जाएगा दोस्तों। फिर भी अगर आप इस पर फोकस करते हैं कि कस्टमर वेलफेयर के लिए प्रोग्राम कितना इंपॉर्टेंट है तो आप अपनी सेल्स टीम का अटेंशन खो सकते हैं। तो दोस्तों जब आप अपने मैनेजर्स को एक्टिवली इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो आपको उनके साथ इस तरीके से कम्युनिकेट करने की जरूरत होती है जो उनके नॉलेज फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हो, जो आपकी टीम पहले से ही जानती है, उस पर बिल्ड करें दोस्तों। उदाहरण के लिए मैनेजर्स प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट पर अपनी एनर्जी को ज्यादा फोकस करते हैं। पुअर प्रोसीजर की कॉस्ट पर फोकस करने वाले एनालिसिस का यूज करके अपने HR पिच को क्यों ना शुरू करें दोस्तों। ऐसा करने से आप उनका अटेंशन पाएंगे। उनको हुक्ड करने के बाद आप अपने कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल टूल्स को पेश कर सकते हैं जो कम फैमिलियर हो सकते हैं दोस्तों। तो एक उदाहरण के रूप में अपनी ऑडियंस के लिए एक बेसिक टर्नओवर कॉस्ट एनालिसिस की आउटलाइन तैयार करके स्टार्ट करें। इससे उन मैनेजर्स को जो कि HR में नहीं है, आपको HR के लिए दिए गए डिसीजंस और कंपनी की बॉटम लाइन के बीच डायरेक्ट लिंक को समझने में हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों एक बार जब आप ये सक्सेस हासिल कर लेते हैं तो आप अपने द्वारा किए गए लॉजिकल मेजर्ड एनालिसिस को समझने के लिए बारीक से बारीक डिटेल्स को पा सकते हैं और ऐसा करने में हर टीम को यह बेहतर समझाने में हेल्प करें कि नई स्ट्रैटेजी उनके लिए एक जीत क्यों है, आखिर क्यों है दोस्तों। अपने एम्प्लॉइज की हेल्थ में इन्वेस्ट करके एब्सेंटी से होने वाले बेफिजूल के खर्चों को हटाएं दोस्तों। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। यह एक वर्कर का बुरा सपना है दोस्तों कि एक कोवर्कर बीमार हो जाता है और अचानक उसका सारा काम आपकी झोली में आ जाता है। यह हार्ड टाइम है कि जब कंपनीज काम पर हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान दे। हेल्थ केयर की कॉस्ट का सबसे बड़ा हिस्सा कुछ 75% असल में लाइफस्टाइल चॉइसेस से जुड़ी हुई बीमारियों की एक छोटे नंबर से पैदा होता है दोस्तों, लाइक हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज और मोटापा। हेल्थ बिहेवियर को बढ़ावा देने से, डायबिटीज और मोटापा से बचने के लिए, हेल्दी डाइट्स को बनाए रखने के लिए, हार्ट डिजीज को रोकने में मदद करने के लिए, रेगुलरली एक्सरसाइज करने से इनमें से कई बीमारियों को रोकने में आपको मदद मिल सकती है। एक कंपनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेल्थ केयर कॉस्ट को कम कर सकती है ताकि एम्प्लॉइज को हेल्दी लाइफस्टाइल चुनने के लिए इनकरेज करने की कोशिश को सपोर्ट किया जा सके। मिसाल के तौर पर पिटनी बोज को ही ले लीजिए। इस बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपना रिसर्च किया और इस नतीजे पर पहुंची कि हाई बीपी से पीड़ित एम्प्लॉइज का कंपनी की ओवरऑल हेल्थ केयर कॉस्ट पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है।
कंपनी ने इस वजह से उन एम्प्लॉयज के लिए ब्लड प्रेशर की दवा की कॉस्ट को कवर करने का डिसीजन लिया जिन्हें इसकी जरूरत थी। और ऐसा करने में पिटनी बोस ने ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी देखी बल्कि हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसीज और एब्सेंटीज में उल्लेखनीय कमी देखी। दोस्तों, पिटनी बोस एक लौता मामला नहीं है। 2009 में 8 आवर्स वॉटसन की स्टडी से पता चला है दोस्तों कि हाई परफॉर्मेंस वाली कंपनीज ने लेस सक्सेसफुल कंपनीज की तुलना में अपने एम्प्लॉयज की हेल्थ में काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया था। कॉस्ट्स में कटौती के अलावा आपकी कंपनी का हेल्थ केयर करने में एक और फायदा है। एम्प्लॉयज को अपने एम्प्लॉयर के प्रति वफादार महसूस करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है जब वे उनकी केयर करते हैं। इस तरह एम्प्लॉयज की हेल्थ को मजबूत करने से एक कंपनी खुद ही मजबूत होगी। एम्प्लॉय हैप्पीनेस और फाइनेंशियल सक्सेस दोनों आपस में जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, हौसले को बढ़ाने के लिए इसे अपनी प्रायोरिटी बनाएं। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जनवरी 1914 में हेनरी फोर्ड ने अपने एम्प्लॉयज के लिए काम के दिन को 8 घंटे तक कट कर दिया और डेली मिनिमम वेतन बढ़ाकर $5 कर दिया, जो उनके प्रीवियस लेवल से लगभग डबल था। लोगों को लगा कि फोर्ड पागल हो गए हैं, लेकिन उनका प्रो एम्प्लॉय डिसीजन सफल साबित हुआ क्योंकि वर्कर्स ने बेटर परफॉर्म किया और इसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग कड़ी मेहनत की। फोर्ड को पता था कि एम्प्लॉयज एटीट्यूड्स ने प्रोडक्टिविटी को कितना प्रभावित किया था, जैसे कि वह आज भी कर रहे हैं। 1998 और 2000 के बीच की गई स्टडी से पता चला है कि पॉजिटिव एम्प्लॉय एटीट्यूड्स वाली कंपनीज के पास 82% का लॉन्ग टर्म रिटर्न होता है दोस्तों, जबकि नेगेटिव एम्प्लॉय एटीट्यूड्स वाली कंपनी में यह सिर्फ 37% होता है। फूड रिटेलर सिस्को SYSCO के इन हाउस कंसल्टेंट्स ने एम्प्लॉय एटीट्यूड्स और प्रो टैक्स अर्निंग के बीच एक हाई कोरिलेशन पाया। यह इसलिए है क्योंकि हैप्पी मोटिवेटेड एम्प्लॉयज एक्सेप्ट करने और इनोवेशन के अनुकूल होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं, जिसका मतलब है कि कोई कंपनी अपनी ऑफरिंग में लगातार इंप्रूवमेंट कर सकती है। हैप्पी एम्प्लॉयज कॉस्ट्स को भी कम कर सकते हैं। फॉर्च्यून मैगजीन की लिस्ट 100 बेस्ट कंपनीज टू वर्क फॉर, इन सभी को बाकी कंपनीज की तुलना में डबल जॉब एप्लीकेशंस मिलते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, डबल, जबकि इनके टर्नओवर रेट्स कंपटीशन के मुकाबले हाफ हैं। इससे कंपनीज का रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग दोनों में बहुत पैसा बचता है। सिस्को चाइल्ड केयर जैसी सर्विसेज की पेशकश करके एम्प्लॉयज क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज पर भी गौर करता है। इसके अलावा सिस्को की सहायक कंपनीज के एम्प्लॉयज भी साल में एक बार सेल्फ असेसमेंट करते हैं। टॉप परफॉर्म करने वाली कंपनीज हमेशा कुछ की मेजरमेंट में हाई स्कोर करती है, जैसे कि अपर मैनेजमेंट उसके बिजनेस डायरेक्शन के बारे में एम्प्लॉयज के साथ बात करने में वक्त बिताता है, या मेरा सुपरवाइजर मेरे साथ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ ट्रीट करता है। यह सिस्को की इस बात को पक्का करने की एबिलिटी को बताता है कि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी कल्चर सभी लेवल पर एक प्रायोरिटी की तरह होता है। वर्क लाइफ प्रोग्राम्स एम्प्लॉयज और कंपनीज दोनों को ही फायदे पहुंचाता है दोस्तों। आज ज्यादातर एम्प्लॉयज इसको एक्सपेक्ट करते हैं। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। तो कुछ एम्प्लॉयज अपनी जॉब से ही शादी रचा लेते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए लाइफ सिर्फ एक करियर से कहीं ज्यादा है दोस्तों। जरूरी तौर से वर्क लाइफ प्रोग्राम्स बढ़ रहे हैं, तो ऐसे प्रोग्राम से आपकी कंपनी को कितनी हेल्प मिल सकती है। वर्क लाइफ प्रोग्राम्स का उद्देश्य एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस खोजने में मदद करना है, क्योंकि हाल के दशकों में वर्क स्ट्रक्चर में रेडिकल चेंजेस आए हैं दोस्तों, इसलिए एम्प्लॉयज की जरूरतें भी बहुत कम हैं। लगभग 80% कपल डुअल अर्नर्स के साथ ऑलमोस्ट वर्कफोर्स में मेन और वुमेन बराबर ही है। घर पर नहीं रहने वाले पेरेंट्स के बिना बच्चे की केयर एक ज्यादा डिफिकल्ट बिजनेस बन गया है। स्टडीज में पता चला है दोस्तों कि 1979 से 1994 के बीच पैदा हुई जनरेशन फ्लेक्सिबल वर्क स्केड्यूल एक वर्क लाइफ बैलेंस और परोपकार के प्रिंसिपल्स पर बहुत इंपॉर्टेंस देती है। वे सिर्फ हाई पे पैकेजेस पर ही फिक्स्ड नहीं किए गए हैं। इसका मतलब है कि कंपनीज अब इंसेंटिव के रूप में अकेले पेमेंट पर भरोसा नहीं कर सकती है। ज्यादा से ज्यादा कॉलेज एजुकेटेड एम्प्लॉयज बच्चों के लिए लंबे वक्त तक वेट करते हैं। वे फिक्र करते हैं कि पेरेंटहुड उनके करियर को नुकसान पहुंचाएगा या रोक देगा, और क्योंकि प्रोफेशनल्स अक्सर अकेले दम पर काम कर रहे होते हैं, ना कि केवल 9 to 5 से ही, तो उनकी फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट की जरूरत इंपॉर्टेंट होती है। वर्क लाइफ प्रोग्राम्स कंपनीज और एम्प्लॉयज के लिए एक विन विन सॉल्यूशन है, जिससे बेहतर फाइनेंशियल रिजल्ट्स और कम हुए खर्चों का तोहफा मिलता है दोस्तों। रिसर्च ने दिखाया है कि एम्प्लॉय हेल्थ और सैटिस्फैक्शन के लिए सबसे अच्छा
प्रेडिक्टर एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस होता है। इसलिए वर्क लाइफ प्रोग्राम्स कम टर्नओवर और कम एब्सेंटी रेट्स को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस SAS ने वर्क लाइफ प्रोग्राम्स में ग्रेट इन्वेस्ट किया और इसके रिजल्ट से इस पूरी इंडस्ट्री में इसकी सबसे लोएस्ट वॉलंटरी टर्नओवर है जो सिर्फ 2% है दोस्तों। SAS 34 साल पहले अपनी स्थापना के बाद से हर साल बढ़ी है और 2009 में इसने $2.31 बिलियन का रेवेन्यू हासिल किया। इसलिए हम देख सकते हैं दोस्तों कि एम्प्लॉइज के लिए लाइफ की बेटर क्वालिटी कैसे एक बेटर बिजनेस की वजह बन सकती है। तो अंत में इस बुक समरी से कुछ पॉइंट्स आपके सामने रिपीट करता हूं। पहला, लैम्प फ्रेमवर्क एक शॉर्ट फॉर्म होता है लैम्प, लॉजिक, एनालिसिस, मेजर और प्रोसेस के लिए। लैम्प किसी प्रॉब्लम के पीछे के लॉजिक को समझने, उसे मेजर करने के सही तरीके खोजने, डेटा का एनालिसिस करने और आपके द्वारा खोजे गए इश्यूज पर रिस्पॉन्स करने के लिए एक प्रोसेस बनाने के बारे में है दोस्तों। दूसरा पॉइंट, एक्शन लेने से पहले एक प्रॉपर एनालिसिस करें। डिटेल्ड एनालिसिस अक्सर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और सिर्फ एक्सपर्ट्स द्वारा ही कंडक्ट किया जा सकता है। फिर भी यह जरूरी है कि सभी ह्यूमन रिसोर्स लीडर्स को एनालिटिकल मेथड्स की बुनियादी समझ हो। तीसरा पॉइंट, अपने एम्प्लॉइज की हेल्थ में इन्वेस्ट करके एब्सेंटीज से होने वाले बेफिजूल के खर्चों को हटाया जा सकता है। हेल्थ केयर की कॉस्ट का सबसे बड़ा हिस्सा कुल 75% असल में लाइफस्टाइल चॉइसेस से जुड़ी हुई बीमारियों की एक छोटे नंबर से पैदा होता है दोस्तों, जैसे कि हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज और मोटापा। चौथा पॉइंट, हैप्पी एम्प्लॉइज कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं। हैप्पी मोटिवेटेड एम्प्लॉइज एक्सेप्ट करने और इनोवेशन के अनुकूल होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं। इसका मतलब है कि कोई कंपनी अपनी ऑफरिंग में लगातार इंप्रूवमेंट कर सकती है। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि अब टाइम आ गया है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को नजरअंदाज करना भूल जाइए एकदम। अपने HR प्रोसेसेस को स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल फ्रेमवर्क का यूज करके और जो डेटा आप चाहते हो उसकी मेट्रिक्स को कंसिडर करके और जो सॉल्यूशन आप चाहते हैं उसके लिए पावरफुल एनालिटिक्स का यूज करके इवैल्यूएशन करें दोस्तों। अपनी कंपनी की हर एक ब्रांच को एंगेज करके आपकी HR स्ट्रैटेजी आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट लेवल्स में एक डिफरेंस ला देगी, जबकि इससे आपके एम्प्लॉइज हेल्दी और हैप्पी भी रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को खरीद सकते हैं। दोस्तों हम हमेशा से चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने और सफलता और खुशी अपनी जिंदगी में दोनों हासिल करें। अधिक से अधिक लोगों की जिंदगी में आप अपने टैलेंट से पॉजिटिव चेंज लाने में उनकी मदद करें। इसी एफर्ट के चलते उड़ान NGO चैनल पर हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबों की समरी सरल और आसान भाषा में डाल रहे हैं दोस्तों। हमारी अधिक से अधिक समरी सुने और उन्हें अपने जीवन में लगाएं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालते रहें और अगर आपको हमारी कोई भी समरी पसंद आती है तो उसे अपने जानकारों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों आप हमारी समरीज को किताबी कीड़े ऐप पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों हो सकता है कि आप अपने जीवन में काफी सफल हों या सफल बनने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हों, मगर कुछ अनजाने कारणों से आप अपने और अपने गोल्स के बीच कुछ चैलेंज महसूस कर रहे हैं, कुछ ब्लॉक्स महसूस कर रहे हैं। तो मैं आदि गुरुदास आपकी इसमें पर्सनली मदद कर सकता हूं दोस्तों, 1-on-1 कोचिंग सेशन लेके। तो दोस्तों यदि आप अपने लिए पर्सनल कोचिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं या मुझसे एग्जैक्टिव कोचिंग लेना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कोचिंग सेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे 9829644744 या 9024023331 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें इन नंबर्स पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दोस्तों। हमारे काउंसलर्स आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।